जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों, बतानी है कि एक कोशिका में, एक सेल में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, एक सेल में, एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। यह हमें बतानी है कि एक सेल में, एक कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां पर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, एक कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां पर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है? दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, युक्ति है। इसका प्रयोग किया जाता है। यह हमें बतानी है कि दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग दोस्तों अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। जी हां दोस्तों, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसका प्रयोग कहां होता है? तो अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि इसका प्रयोग मोबाइल के चार्जर में, लैपटॉप के चार्जर में आदि में किया जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का प्रयोग। आशा करता है इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए। क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में ये कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली, तो आप लोग याद रखेंगे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आर्यों ने निम्नलिखित में से किसकी आराधना की थी? बतानी है दोस्तों कि आर्यों ने इनमें से किसकी आराधना उन लोगों ने की थी, आर्यों ने। तो आप लोग याद रखेंगे अग्नि की, यानी कि ऑप्शन बी। आर्यों ने किनकी आराधना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नि की उन लोगों ने आराधना की थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसकी इकाई यानी कि यूनिट है? दोस्तों बताने है कि प्रोटीन जो है ये किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? तो आप लोग याद रखेंगे अमीनो एसिड के, यानी कि ऑप्शन सी। प्रोटीन किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे एमिनो अम्ल के इकाई है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? यह हमें बताने कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वसा यानी कि फैट के रूप में,
यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वसा यानी कि फैट के रूप में अधिकतम ऊर्जा संचय होता है हमारे शरीर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों बतानी है कि विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुमंडल के किस परत में तापमान एक समान रहता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के किस लेयर में जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, स्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल के किस परत में तापमान एक समान रहता है, तो आप लोग याद रखेंगे समताप मंडल में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या रहता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है, एक समान रहता है। ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी नगर का मेयर बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों बतानी है कि किसी नगर का मेयर बनना है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे 30 वर्ष यानी कि 30 ईयर्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी भी नगर का मेयर बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही शब्द या अक्षर संख्या को चुनना है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को चुनना है। देखिए पहला क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन होता है। किनका अध्ययन होता है, मानव का। तो अगला क्या है, अगला शब्द क्या है हमारे पास है ऑर्निथोलॉजी। तो बतानी है कि जिस तरह से साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन होता है, ठीक उसी तरह ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यह प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, पक्षी यानी कि बर्ड्स का। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पक्षी यानी कि बर्ड्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। दोस्तों बतानी है कि जूल जो है इनमें से किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा की इकाई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति कमान किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कमान दोस्तों बताइए, एक HP कमान कितने के बराबर होता है। तो देखिए एक हॉर्स पावर कमान 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक HP कमान कितने वाट के बराबर होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 746 वाट के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे भोपाल में, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? दोस्तों बताने है कि डॉट्स जो इलाज है ये किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, क्षय रोग के बीमारी के इलाज के लिए डॉट्स नामक इसका प्रयोग किया जाता है, विधि का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा न्यूनतम अल्पकालीन क्या है? प्राकृतिक संकट है, नेचुरल डिजास्टर है। तो आप लोग याद रखेंगे बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट? तो वो बिजली गिरना होगा दोस्तों, क्योंकि इससे ये बाकी विकल्पों से तो इसमें कम ही जान माल की हानि होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पोलो या चंगन खेलते समय इनमें से किस शासक की मृत्यु हुई थी? दोस्तों बतानी है कि पोलो या चंगन ये खेल खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। पोलो या चंगन खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर या चट्टान को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी तल के नीचे के जो पिघले हुए पत्थर हैं, चट्टान हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उन्हें दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर और चट्टान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैग्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? दोस्तों बतानी है कि जो मैग्नीशियम है ये किसका संघटक धातु है? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल मोलेक्यूल का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णहरित अणु का क्या है? संघटक धातु है, क्लोरोफिल मोलेक्यूल का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों? प्रवर्धक साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में, यहां पे दोस्तों विरंजक होगा, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों ये हमें बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए, विरंजक पाउडर को बनाने के लिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? रिक्तीकरण कहने का मतलब है दोस्तों कि ओजोन की परत में जो छेद है, होल है, यानी कि ओजोन की परत किसके वजह से क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, रिक्तीकरण हो रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे CFC गैस के कारण, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। ओजोन की लेयर में रिक्तीकरण किसके कारण हो रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? पुरस्कार का नाम है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। किसके लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर ये किस समुदाय का पवित्र स्थल है, किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म के समुदाय का पवित्र स्थल है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? दोस्तों बतानी है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो देखिए, फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान होता है यह बहुत ही कम होता है। क्या होता है? ज्वलन तापमान बहुत कम होने के कारण फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? यह हमें बतानी है कि इनमें से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह क्या करता है, स्थापित करता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप लोग याद रखेंगे अपेक्षिक घनत्व का, यानी कि ऑप्शन डी। अपेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई भी यूनिट इकाई नहीं होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रकाशित करना शुरू किया? ये दोस्तों हमें बतानी है कि स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के दौरान, जब उस टाइम भारत का संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो उसके दौरान केसरी नामक और मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना किसने शुरू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशित करना किसने शुरू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के प्रजनन भाग हैं। दोस्तों बताने कि इनमें से पुष्प के कौन कौन से प्रजनन भाग हैं? तो पुंकेसर और अंडप, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुष्प के प्रजनन भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे पुंकेसर और अंडप। ये कौन से भाग होते हैं? पुष्प के प्रजनन भाग होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? दोस्तों बताने हैं कि सेल्यूलोज वॉल किसकी सेल में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पादप यानी पौधे के कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पादप यानी पौधे के कोशिका में पाई जाती है सेल्यूलोज भित्ति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी
कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दोस्तों आप लोग ऑन कर लेंगे कि जैसे इस चैनल पर प्रश्नावली वीडियो क्लास अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसे सबसे पहले देख पाएं। इतना काम आप लोग जरूर करेंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।